भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। देश को आजाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल। और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, नक्सल्स के अगेंस्ट बात नहीं होगी, डाकुओं के अगेंस्ट नहीं होगी। हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया फिल्म में, आप देखिए विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ईरा की फिल्में, वहां डाकू तो भगवान होता था गरीब आदमियों का। अब आप जो चाहें सवाल, जिससे चाहे वो सवाल पूछें। मेरा एक सवाल अनुपम खेर साहब से है। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर, सीनियर जर्नलिस्ट। अनुपम खेर साहब, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं। आपने खुद कहा कि 32 साल से लोगों को पता नहीं लगा। अब जब लोगों को पता लगा है और भारत सरकार ने भी 370 धारा खत्म कर दी और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है, क्या आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है सारे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर और श्रीनगर जाना चाहिए? राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था, मगर एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35A। हम तो बाहर के लोग तो कभी जमीन खरीद नहीं सकते थे वहां पर, जिनके घर थे, जो वहां पर रहते थे सालों से, सदियों से, उनको वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन से और बाकी प्रयासों से ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए वहां हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहां जाकर रह सकेंगे तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आजाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल। और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फर्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो जाएंगे। बहुत सारे लोग, because कोई भी किसी भी देश में जहां सब लोग साथ में रहते हो वहां पर बड़ा मुश्किल होता है किसी को निकालना। लेकिन जब सिर्फ 2 कम्युनिटीज रहती हैं, ये भारत के अलग अलग शहरों में हो रहा है कि चलो इनको भी निकाल दें, तो आई थिंक उसकी वजह से भी उस पर भी फर्क पड़ेगा। और ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी इसमें मुझे नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने, और विवेक ने भी रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल इन्होंने इस पर रिसर्च किया, 700 लोगों को ढूंढा। और हर जगह ये जब भी जहाँ कहीं कहीं ट्रैवल करते थे मुझे कहते थे आज हम यहाँ गए, मुझसे भी न्यूयॉर्क में मिलने आए थे इसी बारे में, इसी टॉपिक बात करने। सो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। और एक झटका जो अभी लगा है इस फिल्म का, और मैं आई एम वेरी मूव्ड पर्सनली बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए कश्मीरी पंडित दैट द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस फिल्म। वर्ल्ड, नॉट नॉर्मली, पूरे जोरों शोरों से। थैंक यू। So this is Sanjay Agarwal. I just watched this movie. कहाँ से? So my name is Sanjay Agarwal. I work for World News 24/7, a portal. So I watched this movie in the special screening with the minister had come in, sir. And I had 3 questions. One is for Pallavi ji, that she was in a negative role as per this. Anupam ji, why he has used that screen? You know, you put him पंडित है वो, उनको आपने blue वो दिखाया शिवा पे जब वो scooter and all that. And third thing is like your screening in US at Capitol and then coming to India. So are the Indians accepting it now? And will the present government, you know, they're going to make it tax free for this? पल्लवी जी का जवाब, पल्लवी जी पहले। वही देंगी। सवाल क्या था? It was, you were in a negative role. Yeah. Like, we were like, you know, we were not expecting before the movie that are you going to So you are asking why I did a negative role? No, I said
Have you done something like this before? We haven't. So you can tell us. मेरी Because सारी Yeah, फिल्मों में yeah, Tashkent also very cast me. you walked out of the film, at the last moment. So you walked out. Yeah, actually, I think after having gone through this research and having spoken to over 700 Kashmiri Pandits, you've seen how painful the whole research was for us. I think somewhere both Vivek and I, we started feeling like we also have become Kashmiri Pandits. We started understanding their culture so well. We understood their pain so well. We were living the pain for that month and a half that we traveled in US. And then, of course, the other places that we went to subsequently in the 2 years, 3 years of research that we did. कभी कभी एक वक्त ऐसा आ जाता है आपके जीवन में कि आपको लगता है कि ये जो है इसके सामने इनका जो डीमन है वो बहुत बड़ा होगा, तो आप इसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा कर लेते हैं। और वही कुछ मेरे साथ हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा इनका जो विलन है वो कितना बड़ा है, ये शायद कोई और ना समझ पाए, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने इनकी सुनी है सब लोग। And that's why I decided to do this role, because I wanted to be that face that every Indian should hate, because I understood it so well. Congratulations Sir, for your yeah. painstaking efforts making this film. What I'm asking you, you said it is a lobby, a powerful lobby. Does it mean powerful lobby is correct? Does it mean powerful lobby obstructions your work when you making the film, or it is the pre-planned the terrorism, the way the terrorism in the Kashmir genocide? हाँ, अब देखिए इसका जवाब इतना लंबा नहीं दूंगा। आप फिल्म अगर आपने देखी है और जिनने देखी है, I will see. आप देखिएगा तो जिनने देखी है वो जानते हैं। उसमें एक डायलॉग है पल्लवी जी का, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है या सिस्टम तो हमारा है। ये एक ऐसा सत्य है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे इसको, उस दिन भारत इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत की, मैं इतना घूमता हूँ विदेशों में लेक्चर देने, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाता हूँ, ये जो एक हमारे देश में सिर्फ भारत में ही भारत की बुराई होती है। सिर्फ भारत में ही लोगों को ऐसा लगता है कि विदेश में हमारी इमेज अच्छी नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा, सॉरी माफ करिए, आप सब बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा मीडिया हर समय ये बताता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है। आप ये देखिए, ह्यूमैनिटी इंडेक्स अभी आया था या डेमोक्रेटिक इंडेक्स करके ऐसे कुछ आते रहते हैं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, पर एक एग्जांपल देता हूं। उसमें भारत का नंबर बहुत नीचे है। पूरा मीडिया दिन भर उसके बारे में बात करता रहा। कुछ वक्त पहले उनने पढ़ा भी नहीं था वो क्या इंडेक्स है। मालदीव्स, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि कोई और धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप गए कभी कहीं मालदीव्स? सिर्फ वो बिकनी वाली फोटोज में ना जाइए, मैं गया हूं मालदीव्स। किसी जाके वहां बोट में बैठ के आइलैंड में जाके फोटो खिंचाना मालदीव्स नहीं है। मालदीव्स मालदीव में जहां लोग रहते हैं उसका दर्जा इतना ऊपर है, मतलब एक 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कहां पे डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम जीवंत है और कहां नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांटेड आर्टिकल्स हैं जो हम तक पहुंचाए जाते हैं। आप भारत, पिछले मैं पढ़ा भी हूं अमेरिका में, मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूं, मैं इतना अमेरिका घूमता हूं, यूरोप घूमता हूं, और हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। और मैं लेक्चर देने हर शहर में खुद गाड़ी चलाता हूं, अमेरिकन की तरह खाना खाता हूं, यूके में उनके लोगों के जैसे रहता हूं, मैं उनकी जनमानस की पल्स समझता हूं। जहां इंग्लैंड में तो मैं जाता हूं, बोलता हूं कि मैं इंडिया से आया हूं, तो कई लोग तो हमें फ्री में खाना खिलाते हैं, इज्जत करते हैं। अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूं लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी। ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सत्य। ये एक नया उदय हो रहा है भारत का। ये जो हमारे आज अमेरिका में कौन है सिलिकॉन वैली को कंट्रोल करने वाले? वो दून स्कूल के या सेंट स्टीफेंस के पढ़े लोग नहीं है। वो झांसी से, कानपुर से, विशाखापट्टनम से, आसनसोल से पढ़े हुए मिडिल क्लास, एक टीचर के, एक रेलवे गार्ड के, एक पोस्ट मास्टर के, एक ओवरसियर के, उनके बच्चे हैं।
आप और हम जैसे लोग हैं, उनने जाके जो भारत, भारतीयता और जो एक हिंदू सभ्यता है, हिंदू यहाँ पे मैं बहुत इंक्लूसिव बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा टची सब्जेक्ट होता है बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली सभ्यता तो हिंदू ही है। 5000 साल पहले जो शुरू हुई वो राष्ट्र तो वहीं से शुरू हुआ, फिर लोग आते गए और हम उनको वेलकम करते गए। भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। 1000 साल तक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसको नॉलेज सेंटर माना जाता था, जिसको पूरे वर्ल्ड में ग्रीक्स ने, रोमन्स ने बोला, अगर ट्रांसलेट करूं तो इट वाज द सिलिकॉन वैली ऑफ दैट टाइम, उसको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, गरीब बना दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1000 साल तक हम सहन करते रहे और जब भारत आजाद हुआ तब हमने कहा कोई बात नहीं, जिनने हमारे पे जुल्म किए, हम पे पीड़ित किया है, उनको भी समान अधिकार है। उसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स। सो ऑल आई वांट टू टेल यू इज, एक नए भारत का उदय हो रहा है, हमको फिर से अपना गर्व, गौरव मिल रहा है और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान, फ्रैंकफर्ट, ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म के लिए लोग दीवाने हैं। जब उसको देखते हैं सब एक ही नारा लगाते हैं, जय हिंद और सत्यमेव जयते। ये बताएं कि आप आदित्य जी पूछ रहे हैं, एक सेकंड, उन्होंने बहुत देर से हाथ उठाया। एक सेकंड। Just two questions, and I would like both Anupam Kherji and you to answer. You know, in the context of the film, you've shown what terrorists Yasin Malik and Bitta Karate have done. Now, there have been evidences of their interviews where they have confessed to the crime, and your film is the biggest evidence now. Do you think that the government of the day should take action now, and Yasin Malik and Bitta Karate should be sent to the gallows? One. And secondly, कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ट्वीट जारी किए हैं और उसमें कहा है कि जेनोसाइड नहीं हुआ है, ये जगमोहन ने और आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर कश्मीरी पंडितों का पलायन किया। तो अनुपम खेरजी एज अ कश्मीरी पंडित, नॉट एज एन आर्टिस्ट, एंड विवेक एज अ फिल्म मेकर ऑफ कश्मीर फाइल्स, व्हाट डू यू हैव टू से? पहले आप इसका जवाब दे दो। मैं अपने आप को तब तक ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। यूँ समझिए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी, आनंद भवन जिनने बनाया था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, एक बहुत बड़ा महल जैसी कोठी है, वो राष्ट्र को दान कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा खजाना खोल दिया था कि जिसको भी चाहिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। उनके पुत्र थे श्री जवाहरलाल नेहरू, ये कश्मीरी पंडित है। हालांकि वो वहां कभी रहे नहीं, लेकिन सारी जिंदगी बोलते रहे, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र थे श्री राजीव गांधी जी और उनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है। अगर एक वंशज के, एक उच्च कुल के पोते पोतियां अगर अपने दादा और नाना की नाक कटाने पे तुल जाएं तो पड़ोसी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनके घर का मामला है, वो अपनी बेइज्जती अपने पुश्तों की करना चाहते हैं, तो ये उनका एक डेमोक्रेसी में अधिकार है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों नहीं बोल रहा था कि तो आप दूसरे तरीके से बोलता। इसके बहुत सारे तरीके से इसके जवाब हो सकते हैं। तो मुझे माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर, जिनके ऊपर मैंने ये फिल्म अपने कैरेक्टर को पेश किया, पुष्करनाथी मेरे फादर का नाम था। और आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं आदित्य, आपको मेरा जवाब ऑलरेडी पता है, बट आई थिंक झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। इधर बैठे जितने भी लोग बैठे हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट है। उनको सबको पता है कि कितनी बकवास बात है। शर्मनाक बात है कि केरला के कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने इसको अभी भी कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, इतने सारे एविडेंस आने के बाद अभी भी वो घिसा पिटा रिकॉर्ड चला रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, बिकॉज अब वो धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब वो हमसे उनके बारे में बात करा के अपनी इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं और मैं उनको ये अधिकार और ये मैं उनको खुशी नहीं देना चाहता। मैं उनके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता।
सर आप सर ये बताएं, अभी आप जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि बहुत अरे प्यार से बोलो ना यार, प्यार से बोलो ना, प्यार से बोलो यार। बोला कि इस तरीके से अमेरिका पूरा घूमा आपने, वो जगह जगह संसदों के पास उनकी बात रखी, तो डीसी ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया, क्या वो आप चाहते हैं कि अब अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा उस पर संधि करे? वह तो चाहता नहीं है देश कोई भी कि वो बीच वाला कोई बीच में आए, तो क्या आप उस सर्टिफिकेट से ये जस्टिफाई कराना चाहते हैं कि कोई भी एक बीच में आए और संधि करे, व्यवहार करे? देखिए, ये एक फिल्म है और फिल्म का काम एक चेतना जगाना है, जो इस फिल्म ने ऑलरेडी कर दिया है। ये इतना ऐतिहासिक फिल्म की नहीं, आप अपनी फिल्म तो एक अलग चीज है। नहीं, सुनिए ना, आपके सवाल आ रही है उसमें बताता हूँ, प्लान भी हुआ नहीं, हर चीज है। आप अपने सवाल का खुद जवाब देना चाहते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक फिल्म का इतना काम है। आपका जो सवाल है उसमें गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्ट्री, 50 लोग इन्वॉल्व होंगे तब उसका जवाब दिया जा सकेगा। हमको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, जो काम 60-70 साल में संभव नहीं हुआ था, वो आज अमेरिका की ऑफिशियली उनकी सबसे डेमोक्रेटिक स्टेट ने ये सर्टिफाई किया है, जो सर्टिफाई करने में भारत फेल हो गया। ये एक फिल्म ने करके दिखाया है। मेरी बात का सिर्फ इतना ही स्कोप है। उसके पीछे भारतीयों का एक एम्पावरमेंट जो हुआ है पिछले 5-6 साल में, उस एम्पावरमेंट की इतनी ताकत है कि आज अमेरिका जैसी कंट्री को ये मजबूर होके आज हमारे सामने इसको स्वीकार कर। विवेक सर मैं एक सेकंड, आप कहां से पहले ये बताया था? हाँ, सर मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि हमने फिल्म देखी, आपने पूरी सच्चाई दिखाई, लेकिन बहुत सारे सीन ऐसे थे जो सेंसर ने भी उसमें कट कर दिए। और सबसे बड़ी बात सर, एक रेप विक्टिम वहां पर इतनी सारी औरतों के साथ इतना बलात्कार हुआ और सामूहिक, मतलब जिसका मतलब वर्णन ही किया जा सकता, और इस फिल्म के अंदर उससे रिलेटेड कोई भी घटना को नहीं दिखाया गया सर, उसका क्या कारण है? ऐसा कहना गलत है बिल्कुल भी। आपने लास्ट सीन देखा है फिल्म का? जी सर। तो वो और क्या है वो, यानी ये एक अच्छी फिल्म बनाने का तरीका है। अगर मैं ऐसे क्रूड फिल्म बना दूं कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो संवेदनशील हो और पूरी ह्यूमैनिटी को समझ में आए, और इसका यूनिवर्सल रेजोनेंस ऐसा है कि आज पूरे विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है, आप यकीन नहीं करें, कभी आपने सोचा था कि फिनलैंड से फिनिश लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें ये फिल्म देखनी है, इसकी बड़ी चर्चा है। कभी आपने सोचा था कि कीनिया के गांव में लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे? किसने सोचा था कि फ्रैंकफर्ट, जहाँ 4 लोग इकट्ठे नहीं होते हिंदी फिल्म देखने को, वहां पे बाहर क्यूज लगी होंगी और भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगे होंगे? तो इसकी सेंसिबिलिटीज थोड़ी सी इंटरनेशनल है। मेरा मकसद था पूरी दुनिया तक भारत का सच ले जाना। और दूसरा, मैंने आज तक विश्व में, मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं, इतना प्लीज मेरे को 1 मिनट दीजिए। पूरे विश्व में मैंने आज तक, जो आज कश्मीर जेनोसाइड पे भी लोग सवाल उठाते हैं, उन लोगों को भी कभी शिंडलर्स लिस्ट के ऊपर सवाल उठाते नहीं देखा। एक सवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तक नहीं उठते हैं। वो तो किसी ने देखा भी नहीं है भारत में, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिलीव करते हैं। और जो हमारे ही भाइयों बहनों के साथ हुआ, उस पर हम लोग इतने सवाल उठाने के लिए क्यों आमादा है, ये मैं समझना चाहता हूँ। इसका सर एक एक करके आएंगे तो बड़ा एक गरिमा बनी रहेगी। नहीं, मैंने हर विषय पे फिल्म बनाने का ठेका भी नहीं लिया है। मैं उन्हीं फिल्मों पे, मैं सिर्फ उन पे फिल्म बनाऊंगा जिसपे और कोई फिल्म बनाने से डरता है। हेलो विवेक सर, सवाल है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपाली है सर। हाय दीपाली। I wanted to ask you, why did it take 32 years to come with a film like this? And why has Bollywood never made a film on Kashmir issue? देखिए, कश्मीर पे फिल्म नहीं बनी, ये मिथ है। कश्मीर पे 7-8 बहुत बड़ी फिल्में बनी है, जो भारत के सबसे बड़े थोड़ा बहुत, देखिए एक बात को समझिए, ये पॉलिटिशियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसको सुन रहे हैं वो लोग जिनके घरों में माताओं का रेप हुआ है, जिनके
पति, जिनके हस्बैंड, जिनके पिता लोगों को मारा गया, वो आपकी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव अभी 4-5 लाख लोग सुन रहे हैं, पूरे विश्व में सुन रहे हैं। उनको भी लगे कि हम सबकी उनकी तरफ संवेदनशीलता है, इसलिए थोड़ी देर आपस में बातचीत नहीं करें, फोन नहीं करें, तो प्रार्थना है मेरी। आपने जो सवाल पूछा 32 साल का, बहुत सारी फिल्में बनी है, मैं आपको कुछ नाम तो खुद ही गिना सकता हूँ। रोजा मेरी फेवरेट फिल्म है, मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में इतनी अच्छी फिल्म बनी है, पर रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र तक नहीं है। आप देखिए उसके बाद फना, फिजा, मिशन कश्मीर, और हाँ शिकारा नहीं, एक सेकंड, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक सेकंड, और उसके बाद हैदर भी बनी है, जो बहुत अच्छी फिल्म है, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, यंग लोग पसंद करते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या है। मार्टन टेम्पल, जिसपे पूरा कश्मीर और हिंदुस्तान गर्व करता था, उसको जब तोड़ा गया टेररिज्म के वक्त में, उसके पहले लोग केरल से जाते थे मार्टन टेम्पल के दर्शन करने। हर आदमी वहां पे प्रार्थना और पूजा करने नहीं जाता था, हर आदमी नालंदा में यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाता था। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जाते थे कि इतना अभूतपूर्व, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर किसी ने देखा ही नहीं था। आप हम्पी क्यों जाती हैं, हम लोग खजुराहो क्यों जाते हैं, आर्किटेक्चर तो देखते हैं ना, इसलिए भी लोग मार्टन टेम्पल जाते हैं। मार्टन टेम्पल की जितनी शोभा और इज्जत पूरे विश्व में थी, एक फिल्म आई हैदर, आप जानते हैं, आप शायद जर्नलिस्ट होके भी नहीं जानते हैं, मैं आपको एक इतनी पीड़ा भरी बात बताता हूं, आपका दिल दहल जाएगा। वो मार्टन टेम्पल, जिसको पूरा विश्व इतने हजारों सालों से आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का कैपिटल मानता था, आज उसका नाम उस फिल्म के कारण कश्मीर में शैतान की गुफा बन गया है। मैंने जब यहां से फोन किया वहां पे कश्मीरी लड़कों को कि मुझे शूटिंग करनी है मार्टन टेम्पल में, तो कहने लगे ये है कहां। जब मैंने उसकी फोटो और उसका गूगल मैप भेजा तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे शैतान की गुफा की बात कर रहे हैं क्यों। एक फिल्म के कारण स्पेन का, इंडिया में एक फिल्म बनी, स्पेन का टूरिज्म बढ़ गया, आप जानते हैं उस फिल्म को। एक फिल्म के कारण स्पेन, वहां का वो कौन सी थी, फरहान अख्तर की फिल्म। फिल्मों की कितनी ताकत है आप समझते नहीं है। और 8 की 8 फिल्में 1990 में सेट हैं, जितने नाम मैंने गिनाए ये सारी फिल्में उसी पीरियड में सेट हैं। एक फिल्म में कश्मीरी हिंदू शब्द तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, 4000 लोगों की मृत्यु और रेप का तो जिक्र तक नहीं है। इसलिए ये फिल्म आज सारी दुनिया इसके पीछे पागल हो। विवेक जी, एक काम करते हैं, 2-3 सवाल एक साथ पूछ लें तो एक जवाब कर देंगे, हमारी कट ऑफ लाइन 130। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने कहा कि सारी फिल्में ये पूछिए, आप पूछ कहां से आप? मैं जी न्यूज से वैभव, और एक सवाल मेरा है, मैंने फिल्म देखी, जेएनयू का एक हिस्सा दिखाया गया उसमें, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है, और वो बस यही खत्म करते हैं प्रोपेगेंडा को। पूछना चाहता हूं कि आप खुद आईएमसी से पढ़े, मैं खुद आईएमसी से पढ़ा हूं, मैंने जेएनयू को और आपने करीब से देखा है, क्या कुछ रिसर्च ऐसी की गई थी या फिर आपने अब करीब से देखा, शायद उस हिस्से को इसलिए जोड़ा गया? आप एक काम करिए, एक बार उस फिल्म को फिर देखिए, पल्लवी की जो स्पीच है ओरिजिनल, आप जाइए और आप टाइप करिए प्रोफेसर मेनन, और आपको शब्दशाह एक एक शब्द कॉमा फुल स्टॉप के साथ वही स्पीच मिल जाएगी। इसमें अगर तो फिर कोई और प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम नहीं कर रहे। Vivek ji, Shrishti from CNN News 18. Hi Pallavi, hi Vivek. Thanks sir. Yesterday Kanna had called out the silence of Bollywood on the Kashmir files. Usually we see whenever a trailer of a Bollywood movie comes out, a lot of mainstream Bollywood actors give shout out to those movies on Twitter or other social media platforms. But so far we haven't seen any mainstream actor of Bollywood tweeting about Kashmir files except Akshay Kumar. पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? Why is it so important? Do you have to say anything on No, I don't have to say. आप अभी हॉल में चले जाइए, 80-80 साल की औरतें, मेरा दिल टूट जाता है, मेरी माँ, मेरी दादी की उम्र के लोग पाँव पे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये एलिटिज्म क्यों हमारे दिमाग में बनी हुई है, कि जब तक ये एलिट्स लोग नहीं करेंगे। भारत बदल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पुराने किले हैं ये सब धीरे धीरे टूट रहे हैं, और मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है, ये जो पुराने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं। विवेक जी, एक बात जानना चाह रहा हूँ, जो बात आपने कही मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ।
आपने कहा कि 90 के आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं शिवांग हूँ, इंडिया अहेड न्यूज से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 90 के दशक में करीब 7-8 पिक्चरें ऐसी बनी जो कश्मीर के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन उसके बाद भी वो चीजें निकल के नहीं आ पाई। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको और अनुपम साहब को ऐसा लगता है कि राजनीतिक हालात जो 2014 के बाद भारत में बने हैं उससे आपके हाथ मजबूत हुए हैं, और वही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली में जो सरकार आज सत्ता पे काबिज है उसकी वजह से आप इस फिल्म को इसका निर्देशन करने के लिए तैयार हो पाए और ये फिल्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में आज आप दिखा पा रहे हैं? ये तो सच है। अगर आप वो 7 फिल्मों के नाम लेते हैं, देखिए फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में बात करना, उनके पीठ पीछे बात करना अच्छा नहीं होता। भी जैसे आप पत्रकार सब लोग एक साथ रहते हैं, आप किसी की इधर की बुराई नहीं करते हैं, ऐसे मंच पर किसी की बुराई करना नहीं। बट ये तो सच है, हालात तो चेंज हुए हैं 2014 के बाद। और एक बेटा बोलने तो शांत हो जा, टोपी उतार के बात करो। हाँ, मैं बहुत देर से बोला नहीं हुआ, जो बोलने वाला था मैं दिल्ली से बॉम्बे से स्पेशली आया हूँ विवेक जी के कहने पर। सो फर्क तो पड़ा है। जो विदेश में हमारी जो बदली है इमेज, और 370 तो हटा है ना, 60 साल में क्यों नहीं हटा 370? बिल्कुल नहीं हटा। 35 बिल्कुल नहीं हटा, हटा है, और बहस के बाद और पार्लियामेंट में हटा है, ऐसा नहीं कि किसी ने गन पॉइंट पे हटा दिया। सो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वी मस्ट एक्नॉलेज दैट। जहां कोई मतलब कोई नालायक स्टूडेंट जो होते हैं, वो फर्स्ट आता है जो बच्चा, उसको बोला कि नहीं ये फर्स्ट आया। हम नालायक बार बार बोलते रहे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे फर्स्ट आ गया, हम नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते? सो थिंग्स हैव चेंज्ड, वी कुड मेक दिस फिल्म, आई वुड लाइक टू से दैट। ऑल्सो आई थिंक विवेक गॉट हिज कॉलिंग। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम जब उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने ताशकंद फाइल बनाई, और हर वक्त हर चीज का एक वक्त होता है, एंड वो आया है। और बट इट सर्टेनली इट हैज हैपेंड बिकॉज द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री हैज डिसाइडेड टू मेक दिस कंट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दैट डिटर्मिनेशन हैज कम फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री, एंड इस बात को बोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर आपने कहा कि अब आप बोलो, पीछे जो बोल रहे थे। सर मेरा ये सवाल, कहाँ से आप? सर मैं अनुपम ऑफ इंडिया से, अनुपम कैसे? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि 2014 से पहले अनुपम है आपका नाम? मुझे लग रहा था कि मतलब आपकी बात थोड़ा सर विवेक से आरोप ये लगते हैं कि 2014 से पहले तक आप वामपंथी थे, तो लोगों का ऐसा सोचना है कि हो सकता है कि 2024 या 2029 के बाद आप फिर से वामपंथी हो जाए और फिर से ऐसी फिल्में बनाने लगे, फिर से अगर सत्ता बदल जाए मान लीजिए, और फिर से आप ऐसी फिल्में बनाने लगे जो अगेंस्ट हो लोगों को या हिंदुओं को अच्छा नहीं लगे, तो ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग ये गारंटी मिले? मैं देता हूँ। एक्चुअली क्या है, रिसर्च पे विश्वास नहीं है, लोग उड़ी बातों पे बात करते हैं। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम 2010 में हैदराबाद में शूट की गई थी। तब तो कोई जानता भी नहीं था। श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भारत में जानते थे, मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2010 में जो फिल्म इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाई है वो फिल्म। मैंने सिर्फ डायरेक्ट, उनने पैसे इकट्ठे किए, उनका आइडिया था, उनने स्पॉन्सर की, और उनको आवाज नहीं मिल रही थी क्योंकि भारत में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, नक्सल्स के अगेंस्ट बात नहीं होगी, डाकुओं के अगेंस्ट नहीं होगी। हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया फिल्म में। आप देखिए विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ईरा की फिल्में, वहां डाकू तो भगवान होता था गरीब आदमी का। हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया है, जस्टिफाई किया है। हमने हर तरह के आतंकियों को और देश के दुश्मनों को जस्टिफाई किया है। 2010 में बुद्धा इन ट्रैफिक जैम एक पहली फिल्म थी जिसने हिम्मत की ये बोलने की कि ये नक्सल्स जो हैं 50 साल से इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, और उसमें उनको सपोर्ट करने वाले हमारी लेफ्टिस्ट ह्यूमैनिटी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं। खेर साहब ने वो रोल किया। ताशकंद फाइल्स जो है आपने 2000 उसमें देखी, उसकी प्रोसेस 2000 के पहले शुरू हो चुकी।
कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है ये एब्रोगेशन ऑफ 370 के पहले वो 2018 में शुरू हो चुकी थी। तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग तो देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ बोलेंगे। आपने फिल्म देखी कि नहीं ये बताइए, बस आप फिल्म देखिए। अच्छी लगी? हाँ बिल्कुल, रात के 3 बजे जाके देखा था। सर Hi sir, I have to take the last question. Hi sir, I am Surbhi from Entertainment Reports. Just 1 second. Hi sir. उन्होंने आपने उन्हें फिल्म नहीं मैं योगी जी से अभी नहीं मिला हूँ। योगी जी मिल पाए जीत के बाद तो बहुत बड़ी बात है। सर मनीष वास्तव से सर, आपने कहा कि रिसर्च बहुत की फिल्म को लेकर, और यूएस में जब स्क्रीनिंग की आपने तो कई सारे मुस्लिम बच्चे थे, इनकी आंखों में आंसू थे लास्ट में। रिसर्च का ये हिस्सा कश्मीर कितनी बार पहुंचे आप, और क्या अभी कश्मीर के जो यंग मुस्लिम्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका फिलहाल माइंडसेट क्या है इस पूरे जेनोसाइड को लेकर? बहुत अच्छा जवाब है। मेरे ख्याल से ये शायद आखिरी जवाब होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग पॉलिटिक्स में बात करें, इसका आधा जवाब मैं दूंगा, आधा पल्लवी जी देंगे। राइट? तो अमेरिका के आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं वहाँ के, उसमें देखिए पीओके के लोग, अफगानिस्तान के यज़दी लोग, ये सब लोग आए थे, ब्लैक्स आए थे, और सारे ब्लैक्स भी यही कह रहे थे कि हमारी बात सबने सुनी है, ये क्यों नहीं बताई गई। तो इस फिल्म, आज ये फिल्म क्या कर रही है? ये फिल्म दिलों को जोड़ने का, जो बिखरे हुए भारतीय युवा हैं उनको जोड़ने का, उनके माता पिताओं को जोड़ने का काम कर रही है। इसमें एक सीन है, जिसने फिल्म देखी है, अनुपम जी ने देखी है, तो मैं बता दूं, इसमें एक सीन है जो फिल्म का सबसे डिफाइनिंग सीन है। वो मैंने एक कश्मीर में एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का था, उसने कहा विवेक जी हमारी बात आप लोग कहीं नहीं आती है, हम पे फिल्में नहीं बनती। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारे दिल में जो भी भावना है तुम एक सीन लिख के मुझे भेजो, मैं वायदा करता हूं वो सीन इस फिल्म के अंदर होगा। इस फिल्म के अंदर वो सबसे डिफाइनिंग सीन है, बोट में, शिकारा में, जब वो बात करते हैं दोनों लोग, और वो सीन एक एक शब्द उसने लिखा है, और उस सीन में जो अभिनय जिसने किया है वो भी समझ लीजिए वो या उससे जुड़ा हुआ है। मेरे को आदेश है कि उनके नाम ना लूं, वो भी वही है। तो आप जो लोग ये बात करते हैं, मैं किस तरह से काम करता हूं लोग समझते नहीं, मैं ज्यादा उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। कश्मीर में आज क्या माहौल है, आने वाले भविष्य में क्या चुनौती है, इसका जवाब मेरे ख्याल से पल्लवी जी दें, और हम इसको क्लोज करें तो बहुत अच्छा होगा। 2018 में हम लोग एक शो बना रहे थे, भारत की बात नाम से, और वहाँ हम लोग शिकारे में, मेरी आवाज़ तो मैंने जितनी बड़ी नहीं हो सकती है, कुछ भी कर तो हम लोग शिकारे में शूट कर रहे थे, और मेरे साथ कुछ बच्चे थे वहाँ पे, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी बच्चे थे, बात नहीं कर रही थी पहले, बहुत शाय थी। थोड़ी देर के बाद वो हमसे बात करने लगी, और कुछ शॉट चेंज हो रहा था, तो उस वक्त मैंने उससे बातें करना शुरू की, तो मुझे पूछने लगी कहाँ रहती हैं आप, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मुझसे कहने लगी कि आप कहाँ नमाज पढ़ने जाती हैं बम्बई में। तो मैंने कहा बेटा मैं नमाज नहीं पढ़ती। तो कहने लगी क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो मुझे कहती है तो क्या हुआ, नमाज तो पढ़ना चाहिए ना आपको। वो बहुत प्यारी बच्ची थी, छोटी, 4-5 साल की, अभी हो गई होगी 7-8 साल की। वो उस बेचारी को यही नहीं पता था कि बाकी फेथ के लोग भी इस दुनिया में हैं, जिनके उनके जो मालिक है उसके सामने प्रेयर्स करने के ढंग अलग हो सकते हैं। तो हमने एक पूरे स्टेट से, जो इंडिया की हमारी सबसे खूबसूरत चीज़ है डाइवर्सिटी, वही हमने निकाल दी है। अब यही बच्चा, जब आप सोच लीजिए ये बड़ी होगी, 18 साल में ये वोटिंग करना शुरू करेगी, तो इसके सामने क्या सच्चाई होगी और किस बना पे वो एक सरकार चुनेगी अपने राज्य में। तो हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया 32 सालों में कश्मीरी पंडितों का दर्द, इनकी सच्चाई को हमने कभी स्वीकारा नहीं, और हमने उस स्टेट को भी देखिए क्या बना के रखा है। तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर आज 370 हटने के बाद हम सब कश्मीर जा सकते हैं, हम सब अपने घर बना सकते हैं वहाँ पे। आज कश्मीरी पंडितों को हम सिर्फ कश्मीरी पंडित इसलिए कहते रहे क्योंकि वहाँ पे और कोई जा ही नहीं सकता था, लेकिन कश्मीरी पंडित तो सबसे पहले भारतीय है, जैसे आप हैं, मैं हूँ। हम राजस्थान के किसी आदमी को ये नहीं कहते राजस्थानी है या तमिलनाडु का है, पर इनको कश्मीरी पंडित जरूर कहते हैं इनको, लेकिन भारतीय इनको कहना शुरू करना चाहिए। और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो पूरी बदलनी बहुत ज़रूरी है।
भारत अखंड होना चाहिए। और इसकी वजह से ये मेरे दिल को बहुत हर्ट किया था इस बात ने। और वो बच्ची बेचारी इतनी प्यारी है, उसको पता चलना चाहिए वो किस देश में रहती है और क्या खूबी है उसके देश की। थैंक यू वेरी मच।